रायपुरा गांव में मोहन नाम का एक आदमी था जिसके पास न बड़ा खेत था न बड़ी दुकान। गांव के रास्ते पर ही वह अपना ठेला लगाकर गर्मियों में आम बेचा करता था। गांव के लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। भोर का समय, रायपुरा गांव, चारों तरफ हल्का अंधेरा, पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी है। मोहन अपनी झोपड़ी के अंदर से बाहर आता है, एक पुरानी टोकरी उठाता है और गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ता है। रोज की तरह आज भी उसे दूसरे गांव जाना था। वहीं से वह आम खरीद कर लाता था। रास्ता लंबा था, धूप भी लगती थी, लेकिन मोहन ने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि यही उसका काम था और यही उसकी दुनिया। मोहन कच्चे रास्तों पर चलता जा रहा है। सूरज निकलने लगा है। दोपहर तक मोहन वापस रायपुरा लौट आया। टोकरी आमों से भरी हुई थी और अब बारी थी उन्हें बेचने की। दोपहर का समय, मोहन अपना ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। पहला ग्राहक आता है रामलाल। अरे मोहन, आज के आम कैसे हैं? अच्छे है रामलाल भाई, आज दोपहर को ही बगीचे से लेकर आया हूँ। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। 2 दर्जन दे दो। अभी देता हूँ। मोहन से आम लेके रामलाल पैसे देकर चला जाता है। कुछ देर बाद बुधई आता है। मोहन भाई, आज आम कैसे दिए? 60 रुपया दर्जन है बुधई भैया। अरे वाह, इतने सस्ते। कल तो 70 रुपया दर्जन था। ठीक है, 1 दर्जन दे दो। धीरे धीरे और ग्राहक आने लगते हैं। कोई आम चुन रहा है, कोई भाव पूछ रहा है। दिन चढ़ता गया और मोहन का ठेला खाली होता गया। शाम होने तक आखिरी आम भी बिक जाता है। मोहन खाली ठेले को देखकर बहुत खुश होता है। रायपुरा में आम बेचने वाले और भी थे, लेकिन लोगों को सिर्फ आम नहीं चाहिए थे, उन्हें भरोसा चाहिए था। और मोहन ने वह भरोसा सालों में कमाया था। लेकिन कभी कभी सालों की कमाई को खतरे में डालने के लिए सिर्फ एक गलत कदम काफी होता है। कुछ दिन बाद मोहन दूसरे गांव से आम लाने जा रहा है। रास्ते में एक आदमी खड़ा है। भाई जरा रुकना। मोहन रुकता है। हाँ कहो, क्या बात है? क्या तुम ही रायपुरा में आम बेचते हो? हाँ, मैं ही आम बेचता हूँ रायपुरा में। मेरे पास आम है, देखने में बढ़िया, दाम में सस्ते। अगर चाहो तो देख लो। वह टोकरी की ओर इशारा करता है। आम बड़े और चमकदार दिखाई दे रहे थे। अरे ये तो पूरा पका ही नहीं है। 2 दिन में पक जाएगा। देखने में बढ़िया है, ग्राहक को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, और अगर कम दाम में मिल जाए तो तुम्हारा फायदा भी होगा। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। मोहन आगे बढ़ जाता है। उस समय मोहन ने बिना सोचे मना कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद यही बात उसके लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली थी। फिर एक दिन मोहन हमेशा की तरह किशन के बगीचे में पहुंचता है, लेकिन आज बगीचा पहले जैसा नहीं दिख रहा। कई पेड़ों पर आम कम है, कुछ टहनियाँ लगभग खाली हैं। किशन भाई, आज टोकरी भर तो जाएगी? नहीं मोहन, आज सिर्फ 10-12 दर्जन ही पके आम निकले हैं। सिर्फ 10-12 दर्जन? हाँ। लेकिन ऐसा तो पिछले कई सालों में कभी नहीं हुआ। क्या बताऊं भाई, इस बार गर्मी बहुत बढ़ गई। कई आम पकने से पहले ही खराब हो गए। यह तो बहुत बुरा हुआ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है बस यही है। ठीक है, भर दो इतना ही। दोनों चुपचाप आम भरने लगते हैं। रास्ते पर मोहन बहुत परेशान था क्योंकि वह जानता था 10-12 दर्जन से उतना काम नहीं चलने वाला था। आज फिर आम की ठेली उसी रास्ते पर लग चुकी है। लोग आते हैं, आम खरीदते हैं। दोपहर होते होते ठेला लगभग खाली हो जाता है। तभी रामलाल आता है। अरे मोहन, आज तो आम जल्दी खत्म हो गए। हाँ रामलाल भाई, आज कम ही आया था। क्या कम? लेकिन क्यों? बगीचे में आम खराब होने से फसल कम निकली। अच्छा, कोई बात नहीं, कल आके ले जाऊंगा। रामलाल चला जाता है। थोड़ी देर बाद बुधई आता है। मोहन भाई, 1 दर्जन दे दो। खत्म हो गए बुधई भैया। क्या सारे आम खत्म हो गए इतनी जल्दी? हाँ बुधई भैया, वो आज आम कम ही ले आया था। अरे नहीं, कितना मन था आज मेरा आमरस खाने का। ठीक है फिर। वह भी चला जाता है। कुछ देर बाद सुमित्रा आती है। मोहन, आज ठेला खाली क्यों है? आम है?
नहीं, आज नहीं बचे। अच्छा ठीक है, कल देखेंगे। वह भी चली जाती है। पहली बार आम बिक जाने के बाद भी मोहन खुश नहीं था। अगली सुबह वह फिर आम लाने को निकल जाता है। रास्ते में एक पेड़ के पास मक्खनलाल बैठा है, जैसे उसे पहले से पता हो कि मोहन आएगा। अरे मोहन भाई, रुको तो जरा। मोहन रुकता है। हाँ बोलो, क्या बात है? कहाँ चले? आम लेने? वही पुराने बगीचे से? हाँ क्यों, क्या हुआ? सुना है इस बार वहाँ कम आम निकले हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता? भाई हम भी इसी धंधे में हैं, खबरें तो मिल ही जाती हैं। मेरा कहना अभी भी वही है। मैंने मना कर दिया था, जानता हूँ, लेकिन उस दिन तुम्हारे पास आम था, आज कम है। मोहन कुछ नहीं बोलता। देखने में कोई फर्क नहीं और दाम भी कम, ग्राहक को पता भी नहीं चलेगा। मोहन की नज़र कुछ पल उसके आमों पर टिक जाती है, फिर वह आगे बढ़ जाता है। सोच लेना, मैं यहीं मिलूंगा। पहली बार जब उसने यह बात सुनी थी तो जवाब तुरंत आया था। इस बार वह जवाब नहीं आया। रात का समय, मोहन अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा है। सामने कुछ सिक्के रखे हैं, वह उन्हें गिन रहा होता है। हिसाब कभी झूठ नहीं बोलता। मोहन सिक्कों को देखता रहता है। मोहन लेट जाता है, उसकी आंखें खुली हैं, उसे नींद नहीं आ रही। कुछ फैसले गलत लगते हैं, कुछ सही, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंसान पूरी रात सोचता रहता है। अगली सुबह मोहन दरवाजे पर खड़ा है, फिर टोकरी उठाता है और चल पड़ता है। आज रास्ता वही था, लेकिन मंजिल बदल गई थी। कुछ देर बाद वही पेड़ दिखाई देता है। मक्खनलाल वहीं बैठा है। आ गए, मुझे पता था तुम जरूर मान जाओगे। कितने दाम में दोगे? बैठो, बात करते हैं। शायद कभी कभी इंसान गलत रास्ते पर एक कदम में नहीं पहुंचता, वह धीरे धीरे वहां तक चलता है। दोपहर का समय, रायपुरा का वह रास्ता। मोहन का ठेला सजा हुआ है। आम बड़े हैं, चमकदार हैं, दूर से देखने पर पहले से भी बेहतर लग रहे हैं। रामलाल आता है। अरे वाह, आज तो आम बहुत बढ़िया लग रहे हैं। इतने बड़े आम पहले नहीं देखे, कहाँ से लाए? हाँ रामलाल भाई, ये आम बहुत सुंदर है, नया बगीचा मिला है, वहीं से लाया हूँ। अच्छा है, 2 दर्जन दे दो। थोड़ी देर बाद बुधई आता है। आज तो आम चमक रहे हैं, क्या बात है? वो बुधई भैया, इस बार आम दूसरे बगीचे से लाया हूँ। अच्छा चलो, 1 दर्जन दे दो। कुछ देर बाद सुमित्रा आती है। ये नए आम है क्या? देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, इस बार आम नए किस्म के हैं। सुमित्रा एक काम उठाती है, सूंघती है, फिर कुछ पल चुप रहती है। क्या हुआ, कोई परेशानी है आमों में? कुछ नहीं, बस खुशबू थोड़ी कम लग रही है। मोहन एक पल के लिए चुप हो जाता है। अभी पूरे पके नहीं है, 2 दिन में और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, 3 दर्जन दे दो। वह आम ले लेती है। शाम हो जाता है। मोहन अकेला बैठा है, सामने सिक्के रखे हैं। वह हिसाब जोड़ता है। आज कमाई पहले से ज्यादा है, काफी ज्यादा। शुरुआत में सब ठीक ही लगता रहा। आम बिक रहे थे और मोहन खुद को समझ रहा था कि शायद उसने कोई बड़ी गलती नहीं की। कुछ दिन बाद मोहन ठेले के पास खड़ा है। उसी समय रामलाल आता है। आओ आओ रामलाल भाई, बताओ आज कितने दर्जन दे दूं? मोहन, वो पिछली बार जो आम लिए थे। हाँ, क्या हुआ, बढ़िया लगे? नहीं, वो तो कच्चे निकले, बहुत खट्टे थे, खाने लायक नहीं थे, सब फेंकना पड़ा। शायद इस बार ऐसे ही निकले होंगे, नया बगीचा है, अगली बार सब ठीक निकलेंगे। अच्छा ठीक है। रामलाल उसे देखता है, जैसे कुछ सोच रहा हो। वह चला जाता है। मोहन कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहता है। 2 दिन बाद बुधई दुकान पर आता है। मोहन भाई, एक बात कहनी थी। आओ बुधई भैया, कहो क्या बात हो गई? पिछली बार वाले आम जब बच्चों ने खाए, फिर पेट दर्द की शिकायत करने लगे।
अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आमों से भला पेट दर्द? हाँ, ऐसा ही हुआ है। देखो, मैं झगड़ा करने नहीं आया, बस इतना कह रहा हूँ, पहले जैसे आम लाओ। बुधई चला जाता है। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर वही हुआ जो मोहन ने कभी सोचा नहीं था। आज मोहन ठेला लगाए खड़ा है। काफी समय बीत चुका है, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। मोहन बार बार रास्ते की तरफ देखता है। शाम का समय, सूरज ढल रहा है। ठेले पर आम वैसे के वैसे रखे हैं। अगले दिन मोहन उसी रास्ते पर जाता है। पेड़ के नीचे मक्खनलाल बैठा है। अरे मोहन भाई, आज कितने दर्जन चाहिए? मक्खनलाल, एक भी नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? तुमने कहा था ग्राहक को पता नहीं चलेगा। तो क्या हुआ? पता चल गया। अच्छा, तो क्या हुआ? धंधे में ऐसा होता रहता है। अब ये आम नहीं लूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है, जैसे बात खत्म हो गई हो। मोहन वहीं खड़ा रहता है, फिर वापस चला आता है। जिस बात ने मोहन की कई रातों की नींद छीन ली थी, वह मक्खनलाल के लिए सिर्फ एक सौदा था और कुछ नहीं। अगले दिन मोहन फिर किशन के बगीचे से आम लेकर आता है। सचमुच अच्छे आम है, वही खुशबू, वही स्वाद, वही पुराने जैसे। दोपहर को मोहन ठेला लगाए खड़ा है। रामलाल सामने से गुजरता है। रामलाल भाई, रुको तो। रामलाल रुकता है। आज पुराने बगीचे के आम है। रामलाल आमों की तरफ देखता है। अच्छा, लेकिन अभी तो घर पर बहुत आम पड़े हैं, फिर कभी लूंगा। और आगे बढ़ जाता है। मोहन ने हार नहीं मानी। एक दिन, 2 दिन, फिर कई दिन। वह रोज आम लगाता है, रोज इंतजार करता है, लेकिन ग्राहक नहीं आते। आम फिर से अच्छे हो गए थे, लेकिन अब बात आमों की नहीं थी। बात उस भरोसे की थी जो सालों में बना था और कुछ दिनों में खो गया। रामू बेटा, जरा ये लकड़ियाँ उठा देगा क्या? हाथों में अब ताकत नहीं रही। अरे काका, आप क्यों चिंता करते हो? मैं हूँ ना, आप बस बैठो, मैं अभी कर देता हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटा। रामू का एक पड़ोसी था, भोला राम। भोला राम रामू की तरह गरीब नहीं था, लेकिन उसके पास वो सुकून भी नहीं था जो रामू के पास था। उसे हमेशा ये लगता था कि रामू की इतनी इज्जत क्यों है, लोग उसे इतना क्यों मानते हैं। क्या खास है इसमें? बस लोगों की मदद करता है और सब इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें भोला राम के मन में जलन बनकर बैठ गई थी। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जब ये रामू इतना भी खुश नहीं रहेगा। उधर रामू इन सब बातों से बिल्कुल अनजान अपने काम में लगा रहता था। वो दिन रात अपने खेत में मेहनत करता। धूप कितनी भी तेज हो या शरीर कितना भी थका हुआ हो, वो रुकता नहीं था। बस इस बार अच्छी फसल हो जाए तो मैं सब ठीक कर लूँगा। घर की हालत भी सुधर जाएगी और थोड़ा राहत भी मिल जाएगा। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना चाहता था कि उसकी मेहनत रंग लाए। भगवान, जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। बस इतना कर देना कि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। रामू को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। और दूसरी तरफ भोला राम के मन में पनपती जलन अब धीरे धीरे एक बुरे इरादे में बदलने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और रामू की मेहनत भी रंग लाने लगी। जिस खेत में उसने दिन रात पसीना बहाया था, अब वह खेत हरियाली से भर चुका था। चारों तरफ लहलहाती फसल, हवा चलती तो जैसे खेत मुस्कुराने लगता। अरे ये तो इस बार बड़ी अच्छी फसल हुई है। इतनी अच्छी फसल मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरी सुन ली। अब सब ठीक हो जाएगा। रामू की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। देखो तो जरा कैसे खुश हो रहा है, जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। जैसे जैसे रामू की खुशी बढ़ रही थी, वैसे वैसे भोला राम की जलन भी बढ़ती जा रही थी। अगर इसकी फसल अच्छे दाम में बिक गई तो ये तो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उधर रामू इन सब बातों से बिल्कुल अनजान अपने सपनों में खोया हुआ था। रामू, इस बार तो तेरी किस्मत खुल गई लगती है। अरे नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। मैंने तो बस मेहनत की है। तू हमेशा यही कहता है, लेकिन मेहनत भी तो तू ही करता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, फसल और भी तैयार होती जा रही थी और रामू के मन में उम्मीदें भी। बस 2-4 दिन और, फिर मैं इसे बाजार ले जाऊंगा। अच्छे दाम मिल गए तो जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह रामू अपनी आदतों के अनुसार जल्दी उठ गया।
लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसका चेहरा अचानक बदल गया। हे भगवान, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया। आसमान में काले बादल छा चुके थे और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। नहीं नहीं, ये बारिश अभी नहीं होनी चाहिए। वो बिना कुछ सोचे तेज बारिश में ही खेत की ओर दौड़ पड़ा। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, रास्ते कीचड़ से भर चुके थे, लेकिन रामू रुका नहीं। जब वो खेत के पास पहुंचा तो उसकी चाल अचानक धीमी पड़ गई, जैसे उसे डर लग रहा हो जो वो देखने वाला है। और जैसे ही उसने अपने खेत की तरफ देखा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। जो फसलें कल तक लहरा रही थी आज वही पानी में तैर रही थी, बिखर चुकी थी। हे भगवान, मैंने क्या गलती की थी। मैंने तो बस मेहनत की थी, किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उसकी आवाज में शिकायत नहीं बल्कि दर्द था। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। आखिरकार वो भारी कदमों से वापस घर की ओर चल पड़ा। हर कदम जैसे उसे और नीचे गिरा रहा था। उधर भोला राम को भी इस बारिश की खबर मिल चुकी थी। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब देखता हूँ कैसे बचाता है अपनी फसल। जब उसने दूर से रामू को उदास और टूटे हुए हाल में लौटते देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती है रामू। उधर रामू अब पूरी तरह से टूट चुका था। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी जैसे रुक सी गई। काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं अपनी फसल बचा पाता। वो घंटों एक ही जगह बैठा रहता। गांव के लोग भी ये बदलाव देख रहे थे। कई लोग उसे समझाने भी आए। ये वही रामू है जो हर समय हंसता रहता था। रामू बेटा, हिम्मत मत हार, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काका, मैंने तो सब कुछ उसी फसल पर लगा दिया था। बेटा, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। दिन बीतते गए। रामू अब खेत की तरफ देखता भी नहीं था। उधर भोला राम अंदर ही अंदर बहुत खुश था। अब आया न जमीन पर, बहुत उड़ रहा था, अपनी मेहनत पर घमंड करता था। एक शाम रामू अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था और उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या अब मैं फिर से शुरू नहीं कर सकता? कुछ पल के लिए उसके मन में एक हल्की सी सोच आई। नहीं, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो सच में सब खत्म हो जाएगा। रामू, तू हार मानने वालों में से नहीं है। तूने पहले भी मेहनत की है और फिर से कर सकता है। कभी कभी जिंदगी हमें पूरी तरह तोड़ देती है ताकि हम खुद को फिर से और मजबूत बना सकें। कई दिनों की खामोशी और टूटन के बाद वो समझ चुका था कि अगर वो ऐसे ही बैठा रहा तो उसकी जिंदगी सच में रुक जाएगी। वो दिन भर अलग अलग बातें सोचता रहा, क्या करें, कैसे करें। अगर मैं कोई छोटा काम शुरू करूं जिसमें ज्यादा पैसे भी ना लगे। हाँ, अगर मैं पापड़ बनाकर बेचूं तो। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। शुरुआत के लिए थोड़े पैसे तो चाहिए होंगे। काफी सोचने के बाद उसने एक फैसला लिया। मुझे जमींदार जी के पास जाना होगा। अगले दिन रामू गांव के जमींदार के पास पहुंचा। नमस्ते जमींदार जी। अरे रामू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। बोलो बेटा, क्या बात है? मेरी फसल तो आप जानते ही हैं, पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन मैं हार मानना नहीं चाहता। मैं एक छोटा काम शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सा काम? मैं पापड़ बनाकर बेचना चाहता हूँ। बस शुरुआत के लिए थोड़ा कर्ज चाहिए ताकि मैं सामान ले सकूं। देखो रामू, मैंने तुम्हें हमेशा मेहनत करते देखा है और सबसे बड़ी बात, तुम ईमानदार हो। ठीक है, मैं तुम्हें ये कर्ज देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत कभी मत छोड़ना। धन्यवाद जमींदार जी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। उस दिन रामू के चेहरे पर कई दिनों बाद फिर से नई उम्मीद दिखाई दी। अब उसने पूरी लगन से काम शुरू कर दिया। वो घर पर पापड़ बनाने लगा। शुरुआत है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पहले दिन उसने कुछ पापड़ बनाए और एक छोटी सी ठेली लेकर गांव में बेचने निकल पड़ा। पापड़ ले लो, ताजे पापड़, घर के बने हुए पापड़। अरे रामू, अब ये नया काम शुरू कर दिया? हाँ भैया, कुछ तो करना था। शुरुआत में लोग बस देखते रहे। कुछ ने ध्यान दिया, कुछ आगे बढ़ गए। पहले दिन बहुत ज्यादा पापड़ नहीं बिके, लेकिन इस बार रामू ने हार नहीं मानी। कोई बात नहीं, आज कम बिके हैं, कल ज्यादा बिकेंगे। वो हर दिन और बेहतर पापड़ बनाने की कोशिश करता। स्वाद, आकार सब पर ध्यान देता। धीरे धीरे कुछ लोगों को उसके पापड़ पसंद आने लगे। रामू, ये पापड़ तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद, कल और भी अच्छे बनाऊंगा। समय के साथ रामू की मेहनत रंग लाने लगी। जो काम उसने मजबूरी में शुरू किया था वही अब उसकी पहचान बनता जा रहा था।
धीरे धीरे उसके पापड़ पूरे गांव में मशहूर होने लगे। अब लोग खुद रामू के पास आने लगे। जहाँ पहले वो आवाज लगाता था, अब लोग उसे ढूंढते थे। ये सब धीरे धीरे सच हो रहा है। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। रामू अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो सुबह से रात तक पापड़ बनाता और दिन में बेचने निकल जाता। कुछ ही समय में उसने अपना कर्ज भी चुकाना शुरू कर दिया। जमींदार जी, ये आपके कर्ज की पहली किस्त। उधर भोला राम ये सब देख रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि पछतावा था। मैंने तो सोचा था ये कभी संभल ही नहीं पाएगा, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा आगे निकल गया। उसे अब अपनी सोच पर शर्म आने लगी। काश मैं इसकी बुराई सोचने की जगह कुछ अच्छा करता। एक दिन भोला राम ने हिम्मत करके रामू से बात करने का फैसला किया। रामू, हाँ भोला राम, बोलो। मुझसे गलती हो गई। मैं हमेशा तुम्हारा बुरा सोचता रहा, तुमसे जलता रहा, लेकिन तुम तो हमेशा अच्छा ही करते रहे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। भोला राम, बीती बातें याद रखने से क्या फायदा। अगर अब समझ आ गई है तो वही सबसे बड़ी बात है। मतलब तुम मुझे माफ कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। उस दिन सिर्फ रामू ही नहीं बल्कि भोला राम भी बदल गया। रामू की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। रामू की आवाज कांप रही थी। गांव के चौपाल पर कई लोग खड़े थे। सामने गांव का सबसे धनी जमींदार देवराज अपने हाथ में एक कागज लिए खड़ा था। रामू, मैं झूठ नहीं बोलता, यह तेरे ही अंगूठे का निशान है। तूने मुझसे कर्ज लिया था। मैंने कर्ज लिया था सेठ जी, लेकिन इतना नहीं कि पूरी जमीन चली जाए। जो लिखा है वही सच माना जाएगा। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साधारण कर्ज का हिसाब इतनी बड़ी रकम में कैसे बदल गया। कुछ ही दिनों में उसकी जमीन उससे छीन ली गई। रामू के पास अब न खेत बचा न कमाई का सहारा। वह मजदूरी करने लगा, लेकिन जिस आदमी ने सारी जिंदगी अपनी जमीन पर खेती की हो, उसके लिए अपनी ही जमीन पर दूसरे का मालिकाना देखना आसान नहीं होता। धीरे धीरे रामू टूटने लगा और एक दिन वह दुनिया छोड़कर चला गया। समय बीतता गया, साल गुजरते गए। देवराज अब पहले से भी अधिक धनी हो चुका था। उसकी उम्र बढ़ रही थी, साथ ही उसकी बेईमानी भी। एक दिन गांव में एक नया मुंशी आया। उसका नाम था मोहन। मोहन ने सीधे देवराज के यहाँ काम मांग लिया। तुम क्या काम जानते हो? थोड़ा बहुत हिसाब किताब जानता हूँ सेठ जी। अच्छा, तो यह हिसाब देखो। देवराज ने उसे एक पुराना बही खाता पकड़ा दिया। मोहन ने कुछ देर देखा, फिर बोला, सेठ जी, यहाँ 2 जगह गलती है। गलती? जी। मोहन ने गलती बताई। देवराज ने दोबारा हिसाब लगाया और वह हैरान रह गया। गलती सचमुच थी। यहाँ तो सच में 2 जगह गड़बड़ है। ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो। उस दिन से मोहन ने काम शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे देवराज का विश्वास बढ़ता गया। अब वह बड़े बड़े हिसाब भी मोहन को सौंपने लगा। गांव वाले कहते, सेठ जी का पूरा कारोबार अब उस नए मुंशी के भरोसे चलता है। और यह बात गलत भी नहीं थी। मोहन सच में एक बहुत मेहनती और ईमानदार मुंशी था। देवराज को तो यह भी लगने लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मोहन जैसा आदमी मिलना था। अब वह पहले की तरह हर दस्तावेज नहीं पढ़ता था। कई बार तो बस मोहन की बात सुनकर ही अपना निशान लगा देता। उसे विश्वास था कि मोहन कभी उसका बुरा नहीं कर सकता। समय बीतता गया। एक दिन मोहन कुछ दस्तावेज लेकर देवराज के पास पहुंचा। सेठ जी, पश्चिम वाले खेतों की सीमा को लेकर पड़ोसी गांव के जमींदार ने आपत्ति की है। फिर? कुछ कागज तैयार करने होंगे ताकि आगे कोई विवाद न हो। अच्छा, ठीक है, कर लो जो करना है। देवराज ने बिना पढ़े दस्तावेजों पर अपना निशान कर दिया। कुछ दिन बाद फिर कुछ कागज आए, फिर कुछ महीने बाद कुछ और। हर बार कोई न कोई कारण होता। देवराज कभी विस्तार से नहीं पूछता। उसे लगता था कि मोहन सब संभाल लेगा। और सच कहे तो इतने वर्षों में मोहन ने उसे कभी निराश भी नहीं किया था। फिर एक सुबह देवराज हमेशा की तरह अपने आंगन में बैठा था। तभी गांव का एक आदमी घबराया हुआ उसके पास आया। सेठ जी, बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ? गोदाम और खेत पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। किसकी हिम्मत हुई? वे कह रहे हैं कि गोदाम और खेत अब उनका है। वह तुरंत वहां पहुंचा। कुछ लोग खेत पर काम कर रहे थे। देवराज गरज उठा, यह मेरी जमीन है। एक आदमी आगे आया। उसने कुछ दस्तावेज दिखाए। कागजों के अनुसार जमीन गांव के कुछ गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के नाम हो चुकी थी। पहले उसे लगा कोई गलती है। फिर उसने बाकी संपत्ति के कागज देखे और हर दस्तावेज उसे एक ही बात बता रहा था।
उसकी जमीन, उसके गोदाम, उसके बाग, उसकी अधिकांश संपत्ति सब उसके हाथों से निकल चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। उसे सिर्फ एक आदमी याद आया, मोहन। वह मोहन के पास पहुंचा। यह सब क्या है? क्या हुआ सेठ जी? मेरी संपत्ति, मेरे खेत, मेरे गोदाम। उनके कागज तो सही हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कभी रामू की जमीन चली गई थी। देवराज अचानक चुप हो गया। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तब भी कागज सही थे, आज भी कागज सही है। तब भी एक आदमी रोया था, आज भी एक आदमी रो रहा है। देवराज के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा जैसे कोई पुराना घाव अचानक खुल गया हो। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी नजर मोहन पर पड़ी। वह कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। तू तो रामू का बेटा है, इतने वर्षों बाद तुझे देखा। देवराज का शरीर जैसे पत्थर बन गया। अब उसे सब समझ आ चुका था। उसे याद आया वह चौपाल, वह झूठा दस्तावेज, रामू की विनती। देवराज के चेहरे पर सिर्फ पछतावा था, शायद जीवन में पहली बार। तो तुम इतने वर्षों से मैं इंतजार कर रहा था। बदला लेने के लिए? मोहन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मैं जानना चाहता था कि आखिर एक कागज किसी इंसान की पूरी जिंदगी कैसे छीन लेता है। और जब समझ गया तब मैंने तुम्हें हराने की कोशिश नहीं की। मैंने बस तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों का आईना दिखा दिया। देवराज के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि पहली बार उसे अपने ही कर्मों का परिणाम दिखाई दे रहा था।